हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का तीसरा पार्ट इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो इसका उत्तर है निगम कर से। प्रश्न काल में विकल्प ए सही उत्तर था, जबकि बजट अनुमान 2021-22 के अनुसार सरकार की कुल आय के अंतर्गत प्रत्यक्ष करों में सर्वाधिक हिस्सेदारी आयकर की तथा राजस्व निगम कर की है। आयकर की हिस्सेदारी 14% है, जबकि राजस्व निगम कर की हिस्सेदारी 13% है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो इसका उत्तर है ब्याज जो है राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। उपर्युक्त विकल्पों में करारोपण, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति के उपकरण है, जबकि ब्याज दर मौद्रिक नीति का उपकरण है। राजकोषीय नीति सरकार से संबंधित होती है, जबकि मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन रिजर्व बैंक करता है। अब अगला प्रश्न है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन थे। वर्ष 2002 में गठित 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन थे। 12वें वित्त आयोग की सिफारिशें वर्ष 2005 से 10 की अवधि के लिए थी। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग का गठन एन.के. सिंह अर्थात नंद किशोर सिंह की अध्यक्षता में नवंबर 2017 में किया गया है, जिसकी सिफारिशें 2020 से 2025 तक लागू होनी थी, जिसे अब 2021 से 26 कर दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग कितना है? तो इसका उत्तर है 42%। 14वें वित्त आयोग का गठन 2 जनवरी 2013 को पूर्व आरबीआई गवर्नर डॉक्टर वाई.बी. रेड्डी की अध्यक्षता में हुआ था। वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में केंद्रीय विभाजन पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया था। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी 42 से कम करके 41 करने की सिफारिश किया है। अब 1% जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो क्रेडिट कार्ड को। अर्थव्यवस्था के विकासमान स्वरूप के दृष्टिगत बैंकों के उपकरणों में भी परिवर्तन हो रहा है। इसी क्रम में लेन देन को सुविधाजनक बनाने हेतु बैंकों ने अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड जारी करना प्रारंभ किया है। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ग्राहक सामानों की खरीद का भुगतान कर सकते हैं तथा खरीद के मूल्य की राशि के बराबर मुद्रा ग्राहक के बैंक खाते से संबंधित पक्ष को स्थानांतरित हो जाती है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एवं कैश कार्ड को ही प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, 8 अक्टूबर 1991 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दर
11% से बढ़ाकर कितना कर दिया, तो 12% प्रति वर्ष कर दिया है। प्रश्नकाल में विकल्प बी सही था। वर्तमान में अर्थात 9 जुलाई 2021 में जारी मौद्रिक नीति में बैंक दर 4.25% है। MSF दर 4.25%, रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, नकद आरक्षी अनुपात अर्थात CRR 4% तथा सांविधिक तरलता अनुपात अर्थात SLR 18% है। अब अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित रोकड़ संचय अनुपात की वर्तमान दर कितनी है, तो 9%। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, तो मुद्रा की मात्रा जो है आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है जो आर्थिक गतिविधियों के सुचारू संचालन में सहायक होती है, अर्थात यह मूल्य स्थिरता, वचन दर एवं संसाधनों के उपयोग की भांति आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष रूप से नहीं अपितु अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है। अब अगला प्रश्न है, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, तो यह उदाहरण है निवेश बैंक का। जीवन बीमा निगम जन सामान की बचत गतिमान कर औद्योगिक प्रतिभूतियों में निवेश करता है। इस प्रकार LIC निवेश बैंक का एक उदाहरण है। LIC जन साधारण से बीमा करने के आधार पर भारी मात्रा में राशियां एकत्र कर उनका अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में निवेश करता है तथा इस स्तर के बड़े निवेश के द्वारा भारी प्रतिफल प्राप्त करता है। अब अगला प्रश्न है, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है, किसका अंश है, तो सहकारी उधार ढांचा का भूमि विकास एक अंश है। भूमि बंधक बैंक जिसका नाम परिवर्तित कर भूमि विकास बैंक कर दिया गया, कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक सहकारी साख की प्रमुख संस्था है। भूमि विकास बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण प्रायः 15 से 20 वर्ष तक की लंबी अवधि के लिए दिए जाते हैं। भूमि विकास बैंक को अब कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है। बिहार में भूमि विकास बैंक बहुराज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के रूप में संगठित किए गए हैं। अब अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा छापा जाता है, तो भारतीय मुद्रा नासिक प्रिंटिंग प्रेस से छापा जाता है। करेंसी प्रेस नोट नासिक से, जहाँ से 10 रुपये, 20, 50, 100, 200, 500 तथा 2000 रुपये के नोट छपता है और उनकी पूर्ति करता है। करेंसी प्रेस नोट नासिक के अतिरिक्त बैंक नोट प्रेस देवास जो कि मध्य प्रदेश में है तथा शाहबनी जो कि पश्चिम बंगाल में है और मैसूर जो कि कर्नाटक में है कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड में भी भारतीय मुद्रा छापी जाती है। अब अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है, तो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है। हैरिस जे जॉनसन के अनुसार मौद्रिक नीति से तात्पर्य उस नियंत्रण नीति से है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक सामान्य आर्थिक नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रखता है। किंतु भारत जैसे
विकासशील देश में केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से जहां एक ओर शाख की मात्रा का नियमन करता है, वहीं दूसरी ओर विकास कार्यक्रमों द्वारा उत्पन्न मुद्रा एवं शाख की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। अब अगला प्रश्न है, खाली स्थान की सिफारिश पर बैंकों की ब्याज दरों का विनियंत्रण आधारित है। तो किसकी सिफारिश पर बैंकों की ब्याज दरों का विनियंत्रण आधारित है? तो इसका उत्तर है नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर। नरसिम्हन समिति 1991 ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गिरती लाभ प्रदत्ता के लिए बैंकों की ब्याज रूपी आय में गिरावट को प्रमुख रूप से चिन्हित किया था। ब्याज रूपी आय में कमी का कारण कुल जमा का एक बड़ा भाग सापेक्षतः नीची ब्याज दर पर सांविधिक तरलता अनुपात एवं नकद आरक्षण अनुपात के रूप में रखना था। इसके अतिरिक्त सामाजिक बैंकिंग के अधीन कुल जमा का काफ़ी बड़ा भाग प्राथमिक क्षेत्र को कम ब्याज दर पर देना पड़ता था। बैंकों की कुल जमा का मात्र 30% भाग ही बाजार ब्याज दर पर उधार दिया जाता रहा है। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में नरसिम्हन कमेटी ने SLR को घटाकर 25% तथा CRR को कम करके 5% स्तर तक लाने की सिफारिश के साथ साथ बैंकों को उधार की न्यूनतम ब्याज दर निश्चित करने की स्वतंत्रता प्रदान करने की सिफारिश की है। सरकार ने कमेटी के उपर्युक्त सुझावों को स्वीकार कर लिया है। अब अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्तता मानक है कितनी? तो 8%। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट द्वारा गठित वासले समिति ने वर्ष 1988 में सर्वप्रथम पूंजी पर्याप्तता मानक की अवधारणा प्रस्तुत की थी। पूंजी पर्याप्तता से तात्पर्य ऐसी पूंजी से है जिसे उस बैंक द्वारा किसी व्यावसायिक आस्ति के सृजन के एक निश्चित स्तर तक अपने पास रखना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि पूंजी पर्याप्तता अनुपात 8% निर्धारित किया जाता है तो इसका अर्थ है कि बैंक को प्रत्येक 100 रुपये की व्यावसायिक आस्ति के लिए 8 रुपये की पूंजी अनिवार्य रूप से अपने पास रखना चाहिए। वासले समिति की सिफारिशों के अनुरूप भारत में वर्ष 1992 से 93 से समस्त बैंकों में पूंजी पर्याप्तता मानक लागू करना प्रारंभ कर दिया है। 31 मार्च 2000 से पूर्व पूंजी पर्याप्तता मानक 8% था। बेसल मानक 3 के तहत वर्ष 2019 से पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9% करने का निर्णय लिया गया है। अब अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे ग्रामीण बैंकों के नाम से पुकारा जाता है वर्गीकृत है। तो इसका उत्तर डी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के दृष्टिकोण से पिछले कुछ वर्षों में उनके कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के प्रयास किए गए हैं। RRBS को यह सुविधा प्रदान की गई है कि जहां पहले उनके लिए अनिवार्य था कि वे केवल प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ही ऋण दें, वहां अब वे इन क्षेत्रों को केवल 40% तक ही ऋण दे सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, नाबार्ड उधार देता है, किसे उधार देता? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। जुलाई 1982 को स्थापित नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु पुनर्वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सीधे वित्त न प्रदान कर
इसी उद्देश्य हेतु स्थापित कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को उधार प्रदान करता है। अब अगला प्रश्न है, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। अब अगला प्रश्न है, दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों का है। अब अगला प्रश्न अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य विकसित देशों की मुद्राओं से है। इन्हें दुर्लभ मुद्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है, फलतः आसानी से इनकी प्राप्ति नहीं होती है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटी है? तो इसका उत्तर है प्रथम योजना के दौरान। वर्ष 1951 से प्रारंभ होकर आज तक संपूर्ण आयोजन काल में केवल पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में ही कीमत स्तर नीचे आया था। थोक कीमत सूचकांक आधार वर्ष 1961 से 62 जो 1950 से 51 में 89 था, 1955 से 56 में गिरकर 74 हो गया था। अर्थात इन 5 वर्षों में कीमत स्तर में 3.2% वार्षिक कमी हुई थी। अब अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? तो इसका उत्तर है नाबार्ड। कृषि तथा ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक की स्थापना जुलाई 1982 में कृषि एवं ग्रामीण विकास के सर्वोच्च बैंक के रूप में की गई थी, जिसका औद्योगिक वित्त से कोई संबंध नहीं था। अब अगला प्रश्न है, भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सी है? तो इसका उत्तर है बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सरकार का बैंकर तथा बैंकों के बैंक एवं अंतिम ऋणदाता के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक है। नोट जारी करने तथा मौद्रिक नीति के निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1935 में की गई थी, जिसका 1949 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? तो इसका उत्तर है ई, विकल्पगत सभी संस्थाएं प्रत्यक्ष वित्त के स्रोत हैं। हालांकि नाबार्ड द्वारा नागरिकों को कोई प्रत्यक्ष वित्त नहीं उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन फूड पार्क, सहकारी बैंकों आदि को प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराया जाता है। अन्य संस्थाएं नागरिकों से लेकर छोटे लघु तथा बड़े उद्यमों को भी प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराती है। अब अगला प्रश्न है, भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है किस पर? तो इसका उत्तर है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। वर्ष 1956 के रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार 115 करोड़ रुपए का न्यूनतम स्वर्ण कोष और 400 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां रखनी आवश्यक थी, किंतु 31 अक्टूबर 1957 के पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अधीन स्वर्ण तथा विदेशी मुद्राओं के कोष की न्यूनतम राशि संयुक्त रूप से 200 करोड़ रुपए के बराबर निश्चित की गई है, जिसमें 115 करोड़ रुपए मूल्य का स्वर्ण होना आवश्यक रखा गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में डीजल की कीमतें बढ़ाई गई है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के स्तर पर तदनुसार मूल्य निर्धारण हेतु, जो कि पिछली सरकार के उठाए गए कदम का परिपालन है। सरकार द्वारा वर्ष 1999 में सड़क विकास के लिए प्रति लीटर डीजल पर 1 रुपये उपकर आरोपित किया था, जिससे डीजल की कीमतें
1 रुपये बढ़ गई थी। पुनः डीजल की घरेलू कीमतों को अंतर्राष्ट्रीय कीमत से समायोजित करने के लिए सरकार ने डीजल की कीमत में 32 से 34 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की है। वर्ष 2014 से डीजल मूल्य पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्यों से निर्धारित होता है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की है। तो इसका उत्तर है एक्सिस बैंक के द्वारा। भारतीय निर्यात आयात बैंक, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई थी, का उद्देश्य निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना है। साथ ही साथ यह बैंक वाणिज्यिक बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को उनकी निर्यात आयात वित्त प्रबंध क्रियाओं के विरुद्ध पुनर्वित्त सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। अपनी वित्त संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक्सिस बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार ले सकता है। अब अगला प्रश्न है, ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। ईपीसीजी पूर्ण रूप है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। इस योजना का उद्देश्य वस्तुओं तथा सेवाओं की निर्यात क्षमता बढ़ाने तथा निर्यात की स्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु पूंजीगत वस्तुओं की आयात को सरल बनाना है। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो इसका उत्तर है छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में। समन्वित ग्राम विकास को प्रोन्नत करने हेतु कृषि, छोटे उद्योगों, कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों, हस्तशिल्प तथा ग्रामीण एवं कृषि विकास से संबंधित सभी प्रकार के उत्पादन एवं विनियोग के लिए पुनर्वित्त संस्था के शिखर संस्था के रूप में नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 में की गई। छठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1980 से 85 रही है। अतः नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय की अवधि में की गई थी। अब अगला प्रश्न है, मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया था? तो इसका उत्तर डी, 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति। संयुक्त राष्ट्र के 189 देशों द्वारा सितंबर 2000 में हस्ताक्षरित सहस्त्राब्दी घोषणा के आधार पर संयुक्त राष्ट्र ने 8 सहस्त्राब्दी विकास उद्देश्य तथा 17 लक्ष्यों की घोषणा की है, जिनकी प्राप्ति सदस्य देशों द्वारा वर्ष 2015 तक करना था। 8 सहस्त्राब्दी विकास उद्देश्य हैं। उनके नाम है गहन गरीबी एवं भूख का उन्मूलन, दूसरा सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति, तीसरा है महिला सशक्तिकरण तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, चौथा है बाल मृत्यु दर में कमी लाना, पांचवा मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाना, छठा HIV या फिर एड्स, मलेरिया और अन्य रोगों की रोकथाम करना, सातवां पर्यावरण समपोषणीयता सुनिश्चित करना और आठवां है विकास हेतु वैश्विक साझेदारी का विकास करना। सहस्त्राब्दी विकास उद्देश्य में संशोधन किया गया जब संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने अक्टूबर 2007 में 4 अतिरिक्त लक्ष्यों की वृद्धि की थी। इस प्रकार सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य बढ़कर 21 हो गया, जबकि सहस्त्राब्दी विकास उद्देश्य 8 ही थे। MDP की सफलता के बाद 2016 से 2030 तक 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किया है। अब अगला प्रश्न है, साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर है
ए अर्थात साउथ एशिया प्रोफेशियल ट्रेड एग्रीमेंट। 7 दिसंबर 1995 से अस्तित्व में आए साप्टा का पूर्ण रूप दक्षिण एशिया वरीयता व्यापार समझौता है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है। तो इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में कोई नहीं। वर्ष 1975 से 1992 तक भारतीय रुपये की विनिमय दर का निर्धारण विकसित देशों की मुद्राओं के एक बास्केट के आधार पर होता है। इस विदेशी मुद्रा बास्केट में 5 देशों या फिर समूहों की मुद्राओं, संयुक्त राज्य अमेरिका का डॉलर, जापान की मुद्रा येन तथा ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टार्लिंग, चीन की रेनमिनबी तथा यूरो को रखा गया था। मार्च 1992 से मार्च 1993 तक बाजार और निर्धारित दर की दोहरी प्रणाली अपनाई गई है तथा मार्च 1993 से बाजार में मांग और पूर्ति के आधार पर रुपये की विनिमय दर निर्धारित हो रही है। अब अगला प्रश्न है, एपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर है डी, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बॉब हॉक की पहल पर एपेक की स्थापना नवंबर 1989 में हुई थी। एपेक का पूर्ण रूप एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग है। न्यूजीलैंड से कनाडा तक विस्तृत एपेक में विश्व की बड़ी व विस्तारोन्मुख अर्थव्यवस्थाओं वाले 21 राष्ट्र सदस्य हैं। अब अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई प्राथमिकता व्यापार समझौता साप्टा का औपचारिक उद्घाटन कब हुआ था? तो 7 दिसंबर 1995 को। एशियाई वरीयता व्यापार व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम श्रीलंका ने दिसंबर 1991 में सार्क के छठे शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव के तहत 1993 में साप्टा हस्ताक्षरित हुआ था तथा यह 7 दिसंबर 1995 से प्रारंभ हो गया और 1 जनवरी 2006 से इसके स्थान पर दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र लागू हो गया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो यह स्टार मार्क्स है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि सार्क के देश कौन कौन से हैं। 7 से 8 दिसंबर 1985 को गठित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात सार्क में दक्षिण एशिया के निम्न 7 देश सदस्य सम्मिलित थे। उनके नाम है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव तथा भूटान। सार्क के 12वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को भी इस संगठन का सदस्य बनाने का निर्णय सदस्य राष्ट्रों द्वारा सर्वसम्मति से ले लिया गया था। अफगानिस्तान ने 2007 में नई दिल्ली में आयोजित सार्क के 13वें शिखर सम्मेलन में सदस्य राष्ट्र के रूप में हिस्सा लिया था। अतः वर्तमान में सार्क के सदस्य देशों की संख्या 8 हो गई है, जबकि चीन और म्यांमार इसके सदस्य नहीं हैं। अतः विकल्प में ए और बी दोनों सही है। अब अगला प्रश्न है, कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ अफगानिस्तान भी अब हो गया, इसलिए इसे स्टार मार्क्स होना चाहिए था। लेकिन चूंकि यह 1997 से 98 का प्रश्न है, तो उस समय जो है अफगानिस्तान सार्क देशों में शामिल नहीं था। अब अगला प्रश्न है, भारत के अद्यतन निर्यात आयात व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि
इसमें जो क्षेत्र है कपड़ा का क्षेत्र, ये सभी पुराना डाटा है, तो हम लोग नए डाटे को पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें नया डाटा दिया है या नहीं। इसके विस्तार में भी पुराना डाटा दिया हुआ है, इसलिए इसे हम लोग छोड़ देते हैं। अब अगला प्रश्न भी आपको पुराना डाटा है, तो इसे छोड़ देते हैं। इसके विस्तार को थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत के कुल कृषि निर्यात में सामुद्रिक उत्पाद का हिस्सा वर्ष 2019 से 20 में 2.1% था, वहीं 2020 से 21 में 2.2% है। अब अगला प्रश्न है, यह प्रश्न पिछले बार पूछा गया है, इसलिए इसे देख लेते हैं। वर्ष 2019 से 20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? तो इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 से 20 में भारत का सर्वाधिक व्यापार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुआ था। चीन व संयुक्त अरब अमीरात क्रमशः दूसरे व तीसरे व्यापारिक भागीदार थे। वर्ष 2020 से 21 में भारत के सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी क्रमशः चीन, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर संयुक्त अरब अमीरात तथा हांगकांग है। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी 2017 का है, तो छोड़ देते हैं हम लोग इसे। हम लोग इसके नए डाटे को ध्यान में रखेंगे। तो नया डाटा में आपको बताया गया है आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में मांस और मांस से बने खाद्य पदार्थों का निर्यात 23,347 करोड़ रुपये था। अब अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्विक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो इसका उत्तर है निर्यात क्षेत्र। केंद्रीय बजट 2020-21 में निर्यातकों को सुलभता से तथा कम दरों पर साख और ऋण की उपलब्धता बढ़ाने तथा बीमा कवर बढ़ाने के लिए निर्विक योजना की शुरुआत की गई थी। अब अगला प्रश्न है, वर्तमान में देश ने ग्रहण किया है? तो इसका उत्तर है चालू खाता की पूर्ण विनिमयता। तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने, ये डाटा काफ़ी पुराना है, तो इसे छोड़ देते हैं। हम लोग नए डाटे को पढ़ेंगे। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी 2018-19 का है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 25 जून 2021 भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 608.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर है ADB। 44 राष्ट्रों के ब्रेटन वुड्स में 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 तक संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में किए गए समझौतों के तहत वर्ष 1945 में विश्व बैंक की स्थापना इस उद्देश्य से हुई थी कि युद्धकालीन अर्थव्यवस्था को शांतिमय ढंग से सामान्य स्तर पर लाने में सहायता दी जाए। विश्व बैंक समूह में 5 संस्था, अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद जिसकी स्थापना 1960 में, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जिसकी स्थापना जुलाई 1956 में, तीसरा है निवेश विवाद का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, चौथा बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1988 आते हैं। तो ये 5 संस्थाएं थी। एशियाई क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्व बैंक की भांति एक संस्था होनी चाहिए
के विचार से 19 दिसंबर 1966 को फिलीपींस की राजधानी मनीला में एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई है। अब अगला प्रश्न है, WTO अस्तित्व में आया, कब अस्तित्व में आया? तो जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना इसके पूर्ववर्ती गैट की उरुग्वे दौर की लंबी वार्ता के फलस्वरूप हुई थी। WTO की स्थापना के लिए उरुग्वे चक्र के समझौते पर मोरक्को के मराकस नगर में अप्रैल 1994 में 125 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। 1 जनवरी 1995 से इसकी स्थापना हो गई तथा इसने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। अब अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया? तो इसका उत्तर है 1991 में। 1991 में जुलाई माह की 1 तारीख एवं 3 तारीख को भारतीय रुपये को विश्व के 5 प्रमुख देशों अर्थात अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस एवं ब्रिटेन की मुद्राओं के सापेक्ष लगभग 18 से 19% अवमूल्यित किया गया था। अब अगला प्रश्न है, भारत के लिए किस देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है? तो इसका उत्तर है जापान से। वर्ष 1991 से 2001 से 2 तक जापान ने भारत को प्राप्त कुल विदेशी सहायता में 21.4% सहायता उपलब्ध कराया था। वर्ष 2002 से 3 से वर्तमान की अवधि में ज्ञापन द्वारा उपलब्ध विदेशी सहायता कुल विदेशी सहायता का सर्वाधिक हिस्सा था। पहली योजना के प्रारंभ से चौथी योजना के अंत तक अमेरिका का हिस्सा 45% कुल विदेशी सहायता में सर्वाधिक था। वर्तमान में भारत विदेशी सहायता लेने की तुलना में देता अधिक है। अब अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में सन 1998 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो अमर्त्य सेन को। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए वर्ष 1998 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था। एकेडमी की विज्ञप्ति के अनुसार कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनके योगदान के परिणाम स्वरूप अकाल एवं निर्धनता से जुड़े आर्थिक तंत्र को समझने में सहायता मिली है। अमर्त्य सेन द्वारा लिखित पुस्तकों में से कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर 1970 तथा पॉवर्टी एंड फेमिन्स 1981 सर्वाधिक चर्चित पुस्तकें हैं। वर्ष 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो तथा माइकल फ्रेमर को वैश्विक गरीबी को कम करने हेतु उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए दिया गया था। वर्ष 2020 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को नीलामी के सिद्धांत और नीलामी प्रारूपों में सुधार के लिए दिया गया था। लेकिन अब 2003 में भी नोबेल पुरस्कार दे दिया गया है। तो आप लोगों को हमें कमेंट करके बतलाना है कि 2021 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया है। अब अगला प्रश्न है, रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था, कब किया गया था? तो इसका उत्तर है ए जुलाई 1991 में। भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन 3 जुलाई 1991 को किया गया था। भारत सरकार ने भारतीय रुपये का 5 प्रमुख मुद्राओं के सापेक्ष 2 चरणों में लगभग 18 से 19%
अवमूल्यन किया था। अब अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है? तो इसका उत्तर है यूएसए। 2020-21 में भारत के व्यापारी भागीदार देशों का क्रम चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात तथा हांगकांग है। अब अगला प्रश्न है, भारत में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कितने हैं? तो 7। वर्ष 1995 तक भारत में कांडला, मुंबई, नोएडा, फाल्टा, कोचीन, चेन्नई तथा विशाखापट्टनम कुल मिलाकर 7 निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र थे। बाद में वर्ष 1997 में सूरत में भी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया गया। वर्तमान स्थिति यह है कि 1 नवंबर 2000 से कांडला, मुंबई, कोचीन और सूरत निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पीआईओ कार्ड स्कीम किससे मेल खाती है? तो आप लोग ध्यानपूर्वक सभी कथन को पढ़ लें। तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात केवल एक में। पीआईओ अर्थात पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम दिए गए विकल्पों में मात्र पहले विकल्प से मेल खाती है। पीआईओ कार्ड रखने वालों के लिए भारत आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी। बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों को पीआईओ कार्ड आवंटित नहीं होगा। पीआईओ कार्डधारी कृषि और पौध से संबंध संपत्ति को छोड़कर भारत में कहीं भी अस्थायी संपत्ति की प्राप्ति, अधिकार, विनिमय और विक्रय की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं शेष प्रश्नों के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।